गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोसिस्टम का जो टॉपिक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हल्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, बताया था। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में बताया जाता है, एक लाइन है कि बायोटिक कम्युनिटी इज सेल्डम स्टैटिक। इसका मतलब होता है कि बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जैविक समुदाय शायद ही स्थिर होता है, यानी कि इसमें चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और ये परिवर्तन हमारे आसपास के जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना। और इसीलिए एनसीईआरटी ने दो तरह के सक्सेशन को बताया है, एक वाटर वाले हाइड्राक सक्सेशन को और एक रॉक्स पे जिराक सक्सेशन को बताया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट हुआ बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है? बायोटिक कम्युनिटी जो है पॉपुलेशन का जो मतलब ग्रुप होता है, वो एक कम्युनिटी बनाती है। जैसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो है पॉपुलेशन बनाता है, उसी तरह से पॉपुलेशंस का ग्रुप यानी कि दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रुप कम्युनिटी बनाता है, समुदाय बनाता है। तो यहाँ पे हम बायोटिक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो बायोटिक कम्युनिटी है ना, उसके तीन टाइप बताए गए हैं। नंबर वन पायोनियर कम्युनिटी, जिससे सक्सेशन स्टार्ट होता है। नंबर टू ट्रांजिशनल या सेरल कम्युनिटी, और इसी ट्रांजिशनल जो है कम्युनिटीज़ की हर एक स्टेज को हम सेरल स्टेज कहते हैं। और नंबर थ्री क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तब वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। और इन तीनों कम्युनिटीज़ यानी कि पायोनियर कम्युनिटी, ट्रांजिशनल या सेरल कम्युनिटी और जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इन तीनों कम्युनिटीज़ को मिला करके हम सेरी, SERE, तीनों को मिला करके सेरी, SERE कहते हैं, रिमेंबर। और सेरल स्टेज जो है ट्रांजिशनल कम्युनिटी की हर एक स्टेज को सेरल स्टेज कहते हैं। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा याद रखिएगा कि जो बायोटिक कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे, उसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बता दूं जो बच्चों को डाउट रहता है। एक तो जो है आपके रॉक्स पे होने वाले सक्सेशन में डाउट रहता है कि पायोनियर कम्युनिटी क्या है। तो पायोनियर कम्युनिटी सिर्फ हम लाइकेन को मानेंगे, और लाइकेन में भी हम क्रस्टोज लाइकेन को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद फोलियोज या फ्रूटिकोज लाइकेन को जो है प्रायोरिटी देंगे। यानी कि क्रस्टोज को सबसे पहले टॉप ऑर्डर में लेंगे। और मॉस जो स्टेज है ये पानियर कम्युनिटी में नहीं आएगी। बच्चों को डाउट होता है जब वो प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं। तो मॉस स्टेज जो है ये रॉक्स के ऊपर जो सक्सेशन है, उसमें मॉस स्टेज जो है वो ट्रांजिशनल कम्युनिटी में आएगी, रिमेंबर। दूसरा, जब हाइड्राक सक्सेशन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में तमाम डायग्राम दिए हैं और डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है। और डायग्राम और उसके नीचे जो लिखा है दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिखा है ना, फाइटोप्लैंक्टन, जो कि पायनियर कम्युनिटी होता है हाइड्राक सक्सेशन में। फाइटोप्लैंक्टन में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स वगैरह, ये सभी फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है कि फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो आता है डायग्राम, उसमें लिखा हुआ है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। तो सवाल ये उठता है, और उसके बाद लिखा हुआ है तीसरे में, है ना, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। तो बच्चों को डाउट होता है कि फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज्ड कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, वाटर के अपर सरफेस पे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जब ये फाइटोप्लैंक्टन्स की डेथ हो जाती है तो ये बॉटम में आ जाते हैं। बॉटम में आते हैं तो सारा जो न्यूट्रिशन है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? बॉटम में। और इसीलिए अगली स्टेज बॉटम की आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। अब जब ये जो बॉटम में जो प्लांट डायग्राम में दिखाया है, जब इनकी भी डेथ हो जाती है तो अब वाटर के अंदर काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट मिक्स हो गया है, और इसीलिए इसीलिए थर्ड स्टेज में, है ना, फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, यानी कि जो प्लांट के ऊपर फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, जैसे आइकॉर्निया, पिस्टिया, ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि दे हैव टू गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द वाटर। उनको पानी से अब अपना न्यूट्रिशन मिलेगा, तो पानी में उतने न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाने चाहिए। तो इसके जो पहले के दोनों स्टेज थे, है ना, उनके ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद, ठीक है ना, पानी के अंदर उतने न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो यहाँ मैंने बच्चों के कन्फ्यूजन को दूर किया है। ठीक है ना बच्चों। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो है आप ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं जल्दी ही, बहुत जल्दी, मतलब इन द मंथ ऑफ अगस्त, चूंकि अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत ही रेगरस एक्सरसाइज का होगा, काफ़ी प्रैक्टिस का होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 12 सितंबर के एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा सा प्लान आउट तैयार करिए। कोशिश करिए OMR भरने की प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि 31 अगस्त तक जो है
अपना सारा का सारा जो सिलेबस रिवीजन का है उसको वर्कआउट कर लें, उसको फिनिश कर लें, ताकि हम जो है ना 31 जुलाई तक, है ना, ताकि हम अगस्त के मंथ में जो है पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, और उस प्रैक्टिस के दौरान हम अपना जो वीक पॉइंट है उसको भी रिकवर करते रहें, और फ्रॉम द 1 सितंबर वी ऑलवेज बी रेडी, है ना, टू राइट द एग्जाम ऑफ नीट 2021, ऑलवेज ऑलवेज इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और जो मेरे ड्रॉपर्स हैं उन बच्चों से मेरी हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि न तो वो खुद अपने आप को अपसेट करें, न ही अपने पेरेंट्स को अपसेट होने दें उनकी वजह से। यानी कि आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और आपको खुश रहने के लिए इतने टेंशन के बावजूद, घर पे रह के पढ़ने के बावजूद, है ना, आपको अपसेट ना होने का एक मैं उपाय बता रहा हूँ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? क्योंकि बाबा लोग तो कह देते हैं, बाबा जी लोग हमारे कह देते हैं कि बच्चों सत्य बोलो, है ना, सही मार्ग पे चलो, लेकिन ये सही मार्ग क्या क्या है वो कभी नहीं बताते। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। तो मैं बता रहा हूँ बच्चों कि अगर आपने 11-12 में या उसके बाद ये किसी साल भी मेहनत की है, और उस मेहनत में आपके 500, सवा 500, 550 नंबर आते थे, तो बेटा यकीन मानो, उसी मेहनत का हवाला दे करके, उसी मेहनत का अपने आप को क्रेडिट दे करके, कि ये सारी चीज़ें जो है हमने एज इट इज़ पढ़ी हैं पिछले साल, अब इस साल हमें फिर से पढ़ने का मौका मिला है, मतलब इस बार हम कुछ ना कुछ कमाल करेंगे, और उस वो चीज़ें हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत हल्की होंगी, है ना, बहुत हार्ड नहीं हो सकती, हमें बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती, क्योंकि पिछले साल हमने मेहनत की, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की और नंबर भी ले आए। और नंबर बिना प्रैक्टिस के और बिना मेहनत के आते नहीं, तो इस बार हमें डरना किस बात का बच्चों? सो यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस, आपके अंदर बिल्कुल जोश होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। बेटा ये किसी के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना बच्चों? तो प्लीज़ हैव अ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? बिल्कुल अपने अंदर जोश रखो, कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो कि हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। इसी के साथ वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू यू। जल्दी ही मैं कुछ छोटे से और वीडियोज़ को लेके आऊँगा जिससे आपको पूरी मदद मिले, पूरी की पूरी मदद मिले बेटा। ठीक है? हैव अ नाइस डे। वंस अगेन गुड लक।